हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजश्री क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सुश्रुत सांदेकर और मैं आपका लूँगा आज से 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री। आज हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। तो आज इस चैप्टर में हम कौन से पॉइंट्स देखने वाले हैं, अब देखते हैं। 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मतलब हिस्टोरियोग्राफी के जो पुरातन काल से जो ट्रेडिशंस है, मतलब पहला बीसीज मतलब उसके जो सेंचुरीज है जिसमें क्या हुआ, ट्रेडिशंस, उसमें अलग अलग टाइप के जो बदल होते हैं उसको हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में लेते हैं। 1.2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इसमें हम अभी जो हिस्ट्री हो रही है, अभी मतलब फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू नाउ डेज, इसे हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में इंक्लूड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, मतलब साइंटिस्ट जो है हिस्टोरियोग्राफर्स, उनका पर्सपेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर कैसा डेवलप हुआ यूरोप में और इस हिस्टोरियोग्राफी में, और नोटेबल स्कॉलर्स। और हम कुछ स्कॉलर्स के बारे में भी जानने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है हमारे हिस्टोरियोग्राफी के डेवलपमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past event and their interconnection. Historical research, writing and studying are carried out with an objective, मतलब हिस्टोरिकल जो रिसर्च है, मतलब जैसे कि इजिप्ट में पिरामिड्स खोजे जा रहे हैं, तो वो किसके वजह से खोजे जा रहे हैं कि वहाँ पे हम कुछ समझ सके, पिछले ज़माने में क्या हुआ था और क्या नहीं हम समझ सके, और जो चीज़ें हमें मिलती है उन सब चीज़ों का हम एक इंटरकनेक्शन देखते हैं कि उन सब चीज़ों में क्या क्या कॉमन है। उन सब चीज़ों का हम कॉमन चीज़ें पता करके एक ऐसी एक ब्रीफ स्टोरी हमें पता चल जाती है कि पुरातन काल में क्या क्या हुआ था इस जगह पे या उस प्लेस पे। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होने वाली है, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे कि पुरातन काल में जो हुआ है वो हमें अभी अभी मिल रहा है। जैसे कि राम मंदिर के यहाँ पे हमें गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही है, और इजिप्ट में हमें अलग अलग बहुत सारे आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे कारीगर मिल रहे हैं जैसे कि हम मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ साइन ऐसे दिए हैं, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब अभी जब हम हैं तो हमारे कुछ 150 करोड़ साल बाद जो हमारे अगर कुछ निशानियाँ बन गई है तो वो ढूंढ सकते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द experimental method, laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. अभी हम इसके ऊपर हम कुछ सामान, अगर हमें कुछ खुदाई कर रहे हैं, मतलब हम आर्कियोलॉजी में हैं, हमें कुछ खुदाई करके एक वस्तु मिला है, तो हम उस सामान को पहले क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल मेथड करेंगे, मतलब उसको लेबोरेटरी में ले जाएंगे, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि मतलब ये कितने साल पुराने हैं और इसका क्या यूज़ था तब के ज़माने में। हम एक ब्रीफ आइडिया उसको ने क्या एक्सपेरिमेंट करके हम बता सकते हैं। दिस मेथड ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग लॉज द रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस, और हम इस बात से हम ये पता कर सकते हैं कि उस टाइम में और उस टाइम और उस स्पेस में क्या हुआ था, इस चीज़ का या फिर इस सामान का क्या यूज़ था, या फिर ये कब का है, कितने साल पुराना है, और क्या हो सकता है और क्या नहीं, हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। दोज लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली, और वो लॉ हम बार बार टेस्ट करके प्रूव कर सकते हैं रिपीटेडली। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम जो पिछले साल बना है, पिछले साल मीन्स बहुत पहले बना है, उसको हम अभी भी देख सकते हैं, हम उसे अभी भी प्रूव कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। और उस पुरातन काल में जो बना है उसके ऊपर हम लॉज बनाते हैं और उसको हम बार बार टेस्ट करके प्रूव कर सकते हैं, मतलब वो लॉ या फिर वो घटना सही है। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. Historical research में कहाँ हमें मेथड ऑफ लेबोरेटरी या फिर एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन करने के लिए नहीं मिलते। This is so because we were not present in the historical time and space at the historical event cannot be recreated. और
जहाँ जहाँ मतलब जहाँ पे हो चुका है हम वहाँ पे नहीं कर सकते थे और वहाँ पे कभी हुआ नहीं था, क्योंकि अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो तब के ज़माने में नहीं थी। तो अभी जो हमें जो मिल रहे हैं सबूत, पुरातन काल के जो सबूत हमें मिल रहे हैं, तो हम उसको कैसे और कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तब के ज़माने में नहीं थी। और हाँ, ना ही हम उसको कभी अभी तक रिक्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई जंग समझ लो, शिवाजी महाराज ने एक जंग लड़ी थी, हम उसको वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो हो चुकी है और उसको वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसके बारे में हम सिर्फ सुनकर एक पता लगा सकते हैं, एक ब्रीफ स्टोरी, एक ब्रीफ आइडिया पता कर सकते हैं कि तब के ज़माने में लड़ाई हुई थी, तब क्या क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे, कितना क्या खर्च हुआ था, वो सब हम उसमें देख सकते हैं। Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space। जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि हम वहाँ के जो पुरातन काल में जो है उसके ऊपर लॉस नहीं बना सकते, क्योंकि हम उस समय में नहीं थे। अगर हम उस समय में होते, अगर वहाँ पे हम अभी की जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती, तो हम उसमें कुछ ना कुछ पता करने का एक ये रखते, कुछ दिलचस्पी रखते और हमें कुछ पता भी चलता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमें कुछ अलग अलग स्क्रिप्ट्स मिले हैं जो हमें अभी तक उसके ये पता नहीं है कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहती है। वो एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन से स्क्रिप्ट पे लिखा है, और उसके पढ़ के भी बताते हैं ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे तो हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी कि पुरातन काल में उस जगह क्या हुआ था। अगर हमें वो माइंड पता चल जाता है तो हम अभी के टेक्नोलॉजी में, अभी के युग में कि पुरातन काल में क्या हुआ था वो पता कर सकते हैं। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन examine the authenticity of the document by using critical such criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamp of authority etc। मतलब अगर हमें कुछ पुरातन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो हम वहाँ पे एक क्राइटेरिया हमें पता रहता है कि कौन से काल में कौन सा ये था। जैसे कि मुगलों का जब राज था तो वो अपने सिक्कों पर अपना छवि रखते थे कि इस काल में हम थे, तो अगर हमें वो मिलते हैं तो हमें पता चल सकता है कि वो उस काल का सिक्का है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो तांबा, पीतल, सोना इसके ऊपर ही कर्व करके रखते थे, ताकि अगर हमें हमें मिलते हैं तो हम उस पर जो चित्र बन के रहता है, जो एक इमेज बन के रहती है, हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा राजा है और ये कौन से काल का सामान है। तो वैसे ही वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो क्राइटेरिया उसमें अलग अलग रहता है कि लेटरिंग स्टाइल, मतलब अगर कोई राजा एक में को संदेश भेजता है तो उनकी लिखने की पद्धत, लिखने की स्टाइल, मतलब लेटर लिखने की स्टाइल, उनका ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, पेपर कैसा था, स्टैम्प कौन से थे, स्टैम्प पर क्या लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब वो कब बना था उसका तारीख, और ऑथर की लिखने की स्टाइल, इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या था। और स्टैम्प्स इंपॉर्टेंट है, ये स्टैम्प्स से हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि ये कौन से कालखंड का था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सच अ डॉक्यूमेंट इन इज फ्यूचर्स सर्टिनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्ट्री रेफरेंसेस। और उस डॉक्यूमेंट को हम एक एक्सपर्ट के पास दिखाएंगे तो उसके रेफरेंस से, उसके अलग अगर दूसरे भी कोई डॉक्यूमेंट्स मिले उसके रेफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि वो कौन से रिलेवेंट हिस्ट्री सोर्स का है, कौन से सोर्स के बारे में वो बता रहा है। जैसे कि अभी हमें नीचे दिया गया है हिस्टोरिकल रिसर्च एंड मेथड। इसमें हमें पहला पॉइंट दिया गया है, एग्जामिन रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अगर हमें कुछ सामान मिला है तो उसके बारे में हमें एक एग्जामिन करना चाहिए, उसको हमें एग्जामिन करना चाहिए, और उसके कुछ रेफरेंसेस हमें अगर और दूसरे कुछ मिले हैं तो उसको, और दूसरे सामान को हमें एक ये करना चाहिए, टटोलना चाहिए दोनों को एक साथ कि कॉमन क्या है। अगर उन दोनों में कुछ कॉमन निकलता है तो हम उस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में एक पता कर सकते हैं, एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज,
मतलब अलग अलग सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में क्या आता है, रिटर्न, ओरल, मटेरियल, उसको क्रिटिकली और एक अच्छी तरीके से हमें उसको समझना है कि उसको अलग अलग तरीके से एग्जामिन करना है और समझना है कि वो कैसे होता है। फॉर्मुलेटिंग हिप्नोथिस, फॉर्मुलेटिंग हिप्नोथिस मतलब एक क्या कह सकते हैं हम उसको, हाइपोथेसिस आर जस्ट लाइक एग्जाम्पशंस, मतलब एक एजम कर लेते एक इमेजिन कर लेते हैं कि वह क्या हुआ था। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ अ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, मतलब अगर हमें कुछ मिला है तो हमें उसके ऊपर एक क्वेश्चन रेस करना चाहिए कि अगर हम उस क्वेश्चन, अगर वो हम क्वेश्चन रेस करते हैं तो हमें एक हम क्वेश्चन रेस करते हैं तो हमें आंसर की तलाश होती है, और अगर हम आंसर की तलाश में जाएंगे तो हम उस हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन निकालना बहुत ज़रूरी है। Understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual framework used in a historical research method. Understanding a reference of regarding time and space of the given historical events, मतलब हमें एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मतलब हमें इसे समझना पड़ेगा कि द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम, मतलब टाइम के खिलाफ या फिर उस टाइम स्पेस और उस वक्त के पास अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें मिल रहे हैं तो हमें उसको वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, मतलब हमें अलग अलग वस्तुओं के साथ उसको एग्जामिन करेंगे, उसके डिफरेंसेस वगैरह निकालेंगे, तो हमें उसके बारे में एक अच्छा सा मेथड पता चल जाएगा। और उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के अगर फ्रेमवर्क से यूज़ करते हैं तो हमें पूरा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि क्या हुआ था। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड्स टू हिस्टोरिकल ट्रांसक्रिप्शन, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, मतलब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते जाएंगे, उसको हाईलाइट्स करते जाएंगे, उसको हम अच्छे से प्रोसेस करके पता करते जाएंगे कि ये कब का है, क्या हुआ था, इसका क्या यूज़ था और इसका क्या कर सकते हैं, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, उसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस करते रहेंगे तो अब हमें पता चल जाता है कि वो क्या था, वो चीज़ क्या थी, उसका क्या यूज़ था और वो क्या था। तो ये सब था राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। तो हमारा ये पेज कंप्लीट हो चुका है, तो हम अभी आगे चलते हैं। मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी, archives, science, manuscriptology, epigraphy, study of inscription, analysis of lettering style, linguistic, numismatic, study of coins, genealogy, study of legends, lineage, etc. मतलब इस हिस्ट्री को हमें पता करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के हमने एक मॉडर्न टेक्निक्स निकाले हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी का एक ये मात्र पर्पस होता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब ज़मीन के नीचे जो भी छुपा है, जो भी जा चुका है ज़मीन के नीचे करोड़ों साल से, उसको वापस से निकालना, उसको अच्छे से साफ करके एग्जामिन करके वो क्या चीज़ है और वो क्या थी और कब कहाँ से वहाँ पे आई, वो हम आर्कियोलॉजी से पता कर सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मतलब अगर वहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स मिले हैं तो उसको अच्छे से एग्जामिन करके, एक्सपर्ट को बिठा के उसको एग्जामिन करके उसके बारे में अच्छे से पढ़कर उसको समझ कर अब पता कर सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट में क्या लिखकर है। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब मटेरियल सोर्स, मतलब मटेरियल सोर्स में पॉट्स आया, रिटर्न स्कल्पचर्स आए, अलग अलग पॉट्स पे लिखे, दीवार पे लिखे पेंटिंग्स वगैरह सब एपिग्राफी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्क्रिप्शन के बारे में हम पता कर सकते हैं, वहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि वो क्या है। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लेटर लिखने की स्टाइल, उसको एनालाइज करके भी हम पता कर सकते हैं कि वो कौन से कालखंड का था। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हिस्टोरियोग्राफी में, क्योंकि अलग अलग देश में और अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लैंग्वेज कही जाती थी। जैसे कि हमारे इंडिया में देख लो, प्राचीन काल में यहाँ पे संस्कृत ज़्यादा बोली जाती थी, पर अभी संस्कृत है ही नहीं। हम अभी संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और अलग अलग रीजन के लैंग्वेजेस। पर कॉमन पहले के ज़माने में क्या थी, लिंग्विस्टिक मतलब संस्कृत थी, तो उसको भी स्टडी करना भी एक ये था। न्यूमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ
कॉइन्स को स्टडी करना, जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग राजा कॉइन्स पे अपना अपना इमेज रखते थे और कब बना है उसका नाम रखते थे। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स, अगर हम कॉइन को स्टडी करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि वो कौन से राजा ने बनवाया था और ये राजा कब से कब तक वहाँ पे स्थापन था, क्योंकि अलग अलग राजा अलग अलग करेंसी बनाना शुरू करते थे। अभी अभी हमारा करेंसी बना है, अभी मतलब करेंसी बन चुके हैं जहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी का फोटो है, पर अलग अलग जब थे राजा तो वो अपना अपना एक इमेज छोड़ जाते थे पीछे। जीनोलॉजी स्टडी ऑफ लाइनेज। लाइनेज मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, लाइनेज में हम इंस्क्रिप्शन जो पता रहते हैं उसको स्टडी करना लाइनेज किया जाता है। तो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examine the historical source and writing the historical narratives. We have learned about the historical research method. अभी हमने जो ऊपर देखे वो एक रिसर्च मेथड थे हिस्टोरियोग्राफी को, हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए वो एक रिसर्च मेथड थे। क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल सोर्सेज, हमें उस सोर्स को अच्छे से क्रिटिकली मतलब अच्छे से बारीकी से हमें उसको एग्जामिन करना होगा, उसे अच्छे से समझना होगा कि वो क्या है, उसको अच्छे से समझना होगा ताकि हम उसके बारे में और पता कर सकें। राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, और उस सब को पता करने के बाद हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। ऐसे अगर चीज़ें हम पता चल जाती है, हम अगर हमें एक चीज़ मिली है उसको हमने अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन किया है तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये हिस्ट्री में कब यूज़ हुआ था और ये हिस्ट्री में इसका क्या यूज़ था, ये क्या चीज़ थी और ये क्या क्या इसके साथ क्या क्या हुआ। तो हमें यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। मतलब हम बार बार तब से हिस्टोरियोग्राफी बात कर रहे थे, तो हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लीजिए। हिस्टोरियोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर इसके नोट्स बना लीजिए, या फिर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको मेरे चैनल पे, लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में नोट्स पढ़ा कर सकते हैं। अ स्कॉलर हु नोज हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज कॉल्ड अ हिस्टोरियन। और हिस्टोरियन जो इस हिस्टोरियोग्राफी को अच्छे से समझ सकता है, उसको समझ के अच्छे से समझ कर उसको लिख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव्स। हिस्टोरियन जो नैरेटिव लिखता है, जो एक नमूना लिखता है, उसके वहाँ पे वो सारी की सारी डिटेल टू डिटेल पास्ट इवेंट्स नहीं लिख सकता, क्योंकि कुछ इवेंट्स हमें अभी तक पता नहीं चले हैं, इसलिए वो लिखता नहीं है। जितना हमें पता चला है वो उतना ही लिखता है। द इंक्लूजन एंड इंटरप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम। मतलब हिस्टोरियोग्राफी में भी अलग अलग टाइप के होते हैं स्कॉलर्स, जैसे कि कुछ हिस्टोरियोग्राफी होते हैं जो सिर्फ मटेरियल सोर्स के बारे में पता करते हैं, कुछ हिस्टोरियन होते हैं जो सिर्फ ओरल सोर्स के बारे में पता करते हैं। इसकी वजह से उनका एक ग्रुप तैयार होता है और वो अलग अलग एक फ्रेमवर्क उनका होता है, उसको अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनके अलग अलग कॉन्सेप्चुअल डिपेंड रहते हैं। उनके अलग अलग टाइप के हमें नैरेटिव्स मिल सकते हैं और उस नैरेटिव्स को एक साथ हम कंक्लूड करते हैं और तब जाके हमारी एक हिस्ट्री तैयार होती है। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इन डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसकी लिखने की स्टाइल हमें उस फ्रेमवर्क के वजह से पता चल जाती है। जैसे कि एक हिस्टोरियन ने लिखा है पूरा सांची या फिर अजंता में मिले जो मूर्तियां है, अजंता में जो मूर्तियां है उसके बारे में जिसने अच्छे से स्टडी की है उसने लिखी है और उसने वहाँ पे लिखा है अजंता के बारे में, तो हमें उसके राइटिंग स्टाइल और उसके फ्रेमवर्क के उसके राइटिंग स्टाइल और उसमें जो पॉइंट्स आए हैं उसके ऊपर से पता चल सकता है कि ये कौन से टाइप का हिस्टोरियन है, मटेरियल टाइप का, मटेरियल सोर्स टाइप का है या ओरल सोर्स का है, हम पता कर सकते हैं। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient society of a world. The tradition of writing history मतलब राइटिंग हिस्ट्री के भी एक ट्रेडिशन होता है, एक स्टाइल होता है, उसके ऊपर से हम एक हिस्ट्री नैरेटिव मतलब उसको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। दैट इज हिस्टोरियोग्राफी।
वो हिस्टोरियोग्राफी है जो हम प्रिवेलेंट नहीं कर सकते एंशियंट सोसाइटी के बारे में, एंशियंट सोसाइटी और उसके वर्ल्ड के बारे में। मतलब जैसे कि सिल्क रूट है, हमने अभी सिल्क रूट के बारे में पता चल चुका है कि सिल्क रूट में क्या क्या हुआ, सिल्क वहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट हुआ, तो हमें अब उसके बारे में पता चल चुका है। तो हम उस एंशियंट सोसाइटी जो व्यापार करता था उसके और पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें उस व्यापार की वजह से पता चल जाए कि, और एक वहाँ से सिल्क रूट जाता था कि हमें वो पता चल जाता है, ठीक है। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it। मतलब इसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो हिस्टोरियन उस टाइम के बारे में पता नहीं रखते हैं, या फिर उसको पता करने का एक जिद्द नहीं रखते अपने मन में, उसको पता करने की एक जिज्ञासा नहीं रखते, तब तक ऐसा नहीं हो, उसका मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो ancient people also felt the need of passing on the story of the life and valor of the ancestor to the next generation। Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of a ancestor to the next generation। मतलब ancient people जैसे कि अभी हम हैं, हम अपने बच्चों को या फिर हम अपने पोतों को कुछ ना कुछ एक ऐसी स्टोरी या फिर एक हमारा कुछ ऐसा सामान बढ़ाते रहते हैं, वंश बाय वंश हम उसको एक सामान देते रहते हैं, एक ट्रेडिशन बताते रहते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर एक ये है फोक गाया जाता है, अगर वो फोक कोई गा नहीं सकता, अगर वहाँ पे कोई भूल गया वो फोक, भूल मतलब वहाँ पे कोई अगर वो फोक गा ही नहीं सकता, तो हमें उसको एक रिकॉर्ड करके या फिर एक अच्छे से उसको मॉडर्न रिकॉर्ड करके या फिर ऑनलाइन इससे हमें इसे पता करना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, ताकि हम अगर कोई जानना चाहता है, अगर कोई वो फोक गायब हो गया, अगर कोई जानना चाहता है कि उसके बारे में वो फोक क्या था, उस फोक में क्या था, तो हम ऐसा बता सकते हैं। तो एक एंसेस्टर के दिए जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन एक कला या फिर एक स्टोरी जैसी कुछ फोक मटेरियल, कुछ कार्विंग करने का ये या फिर फोक, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है। एंशिएंट कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीनिंग लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड बलाड्स। Ancient community all over the world use various means like केव पेंटिंग। मतलब एंशियंट लोग जो है एक कला या फिर एक ट्रेडिशन रखते थे कि केव पेंटिंग, जैसे कि हमें बहुत सारे जो हमें अभी नए केव्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक पेंटिंग मिलती है, उस पेंटिंग से हम ये समझ सकते हैं कि वो क्या थे, उस पेंटिंग से हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग वो बनाते हैं जो वो देख सकते हैं, जो देखते हैं उसी की वो पेंटिंग बनाने की ये करते हैं, कोशिश करते हैं। स्टोरी टेलिंग मतलब एक स्टोरी पास होते आई है, जैसे रामायण महाभारत, ये स्टोरीज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते आई है, जो अभी तक हम सुन रहे हैं। सिंगिंग सॉन्ग्स में अभी मतलब पोवाड़ा वगैरह ही आते हैं, पोवाड़ा ओवीज ये सॉन्ग्स में आ जाते हैं। और बलाड्स एक पोयम और एक म्यूजिकल सॉन्ग का एक मिक्सचर है, उसको बलाड्स कहते हैं। फॉर दिस पर्पस इससे वो लोग जनरेशन टू जनरेशन अपनी कला बढ़ाते रहते हैं। दिस ट्रेडिशन मीन्स एंड लुक अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये जो ट्रेडिशन मीन्स है, ये हमें ये बताते हैं कि ये कौन से सोर्स के हैं, और ये हमें मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पे हमें एक दिख रहा है कि ये जो आदमी है वो राजा है, और ये उसके पीछे ये जो चल रहे हैं ये उसके सेना है। और यहाँ पे भी एक राजा दिखाया गया है जो घोड़े पे है या फिर किस पे हमें नहीं पता चल रहा, पर किसी पे सवारी कर रहा है उसके पीछे, और ये जो है ये सब उसके सिपाही है, उसके सोल्जर्स है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लोवर म्यूजियम में ये इंस्क्रिप्शन मिली थी। द अबव पिक्चर शो अ फ्रैगमेंट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें एक ये फ्रैगमेंट देता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन देता है। इस इंस्क्रिप्शन की वजह से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अर्लियर टाइम में क्या हुआ था इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर। अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ अ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर इन
इज सीन हियर, मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो सोल्जर्स है, ये जो सोल्जर्स है इनके हाथ में ये शील्ड है और ये इतने बड़े बड़े स्पीयर्स है। ये स्पीयर्स को और ये स्पीयर्स हमें इस इंस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। द जनरल इज इन द फ्रंट, दोनों इसमें जनरल फ्रंट में है। इस इमेज में ये जनरल यहाँ पे है और इस वाले इमेज में जनरल यहाँ पर है। ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रैक्ड बाय टू समर सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया। समर is the earliest known civilization in the historical region of a South Mesopotamia. साउथ मेसोपोटामिया में एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था समर, SUMER नहीं, SUMER। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट केस में आता है, तो आप इसको भी अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। मॉडर्न डे साउथर्न इराक, अभी मेसोपोटामिया साउथर्न इराक या फिर इजिप्ट में आता है। ये इजिप्ट में नहीं, ये सिर्फ साउथर्न इराक के पार्ट में आता है मेसोपोटामिया। ठीक है। मेसोपोटामिया, नेम ऑफ सुमेरियन किंग एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल फाउट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द वेरियस इंस्क्रिप्शन। मतलब वहाँ पे एक राजा था समरियन किंग, उसके बैटल्स के बारे में जो स्टोरी है, उसने कितने सारे बैटल्स किए हैं, उस बैटल में उसने क्या क्या हासिल किया है, कितने बैटल फाउट किए हैं, आर प्रिजर्व इन अ वेरियस इंस्क्रिप्शन। अलग अलग इंस्क्रिप्शन में उसने प्रिजर्व करके रखा है ताकि अगर आगे की जो जनरेशन है उन्हें भी पता चल सके कि ये किंग कौन था, ये किंग ने क्या क्या किया है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन डेट बैक टू 4500 BCE। मतलब जो हमें ऊपर ये जो मिली, ये जो हमें इंस्क्रिप्शन दिखाई गई है वो 4500 बिफोर क्रिस्ट एरा के तब की ये है, तब का ये इंस्क्रिप्शन है। इट रिकॉर्ड अ बैटल फाउट बिटवीन टू किंगडम्स। इट इज नाउ डिस्प्लेड एट अ लोवेर म्यूजियम इन फ्रांस। ये एक बैटल के बारे में रिकॉर्ड किया गया था, दो किंग्स के बारे में। हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि वो दो किंग कौन से है। ये है पहला किंग और ये है दूसरा किंग, क्योंकि जनरल आगे होता है और सोल्जर पीछे होती है, तो हमें दो किंग्स के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है अभी के दिनों में ये है फ्रांस में। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राजश्री क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।